हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक। यानी ट्रांसक्रिप्शन जो चैप्टर है उसमें दो मैकेनिज्म होता है। एक प्रोकैरियोटिक में कैसे मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है, एक दूसरा यूकैरियोटिक में कैसे होता है। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो जिन्होंने मेरा प्रोकैरियोटिक का ट्रांसक्रिप्शन नहीं देखा है, मैकेनिज्म कैसे होते हैं, कैसे वेरियस एंजाइम कोएंजाइम फैक्टर्स यूज होते हैं, उसका टर्मिनेशन डिफरेंट होता है, इसमें टर्मिनेशन का मैकेनिज्म डिफरेंट रहेगा। तो कुछ चीजें सेम रहती हैं, कुछ डिफरेंस है, अल्टर्ड है कुछ। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे अलग अलग। प्रोकैरियोटिक का अलग पढ़ेंगे, यूकैरियोटिक का अलग पढ़ेंगे। सो हमारी यूनिवर्सिटी जो एग्जाम में रहता है उसमें यूकैरियोटिक का बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, यूकैरियोटिक के एंजाइम्स। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो पूरा मैकेनिज्म ही पूछ लिया जाता है। सो टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक, यानी कि हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक। ओके, ऑल जो मैमल सारे होते हैं क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं ना, समझ रहे हैं, जिसके प्रॉपर सेल और सेल ऑर्गेनेलीज वेल मेंटेन रहती है, मेम्ब्रेन्स उसकी रहती हैं, तभी उसके सारे सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज भी अच्छे से रहता है। दैट्स व्हाई विच कम अंडर अ यूकैरियोटिक। सो यहाँ पर आप जो फिगर देख रहे हैं, ये फिगर आपको दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये आपको एक डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसमें डबल हेलिक्स आप देख सकते हैं। स्टैंड एक ये है, दूसरा स्टैंड ये है। और ये जो थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, ये आपका एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा, एमआरएनए सिंथेसाइज करने के लिए हमको जो एंजाइम यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए ओके। इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर आरआरएनए सिंथेसाइज करने के लिए। ओके, एंड आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड रहता है वो रहता है टीआरएनए, जो हमारा ट्रांसफर आरएनए है उसको सिंथेसाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये हमारे तीन मेन एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, which are responsible for different RNAs. First for mRNA, yes, second for mRNA, first for rRNA, ribosomal RNA और राइबोस जो फॉर्म होते हैं, और थर्ड वन इज फॉर टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, जो कि आरएनए क्या हेल्प करता है, अमाइनो एसिड ट्रांसफर करने के फॉर्म में हेल्प करता है, जो कि किस में फर्दर यूज होता है, ट्रांसलेशन में, जब प्रोटीन हमारा मेन बनता है प्रोटीन। ओके, सो इसमें जो दिखाया गया है आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज, जैसे बताया गया ये क्या है, आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है। ये हमारे किस में आके अटैच हो रहा है, यहाँ पर टेम्पलेट एक स्टैंड होगा उसमें आके अटैच हो रहा है। जैसे मैंने प्रोकैरियोटिक में बताया था, जिस स्टैंड को हम लोग यूज करते हैं एज अ क्या, एज अ ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्टैंड। तभी मैंने कहा लास्ट लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा ये। सो इसमें हमारे स्टैंड में आके वो अटैच हो गया बाय द हेल्प ऑफ वेरियस फैक्टर, वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के द्वारा ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ के अटैच हुआ है। सो अभी आरएनए पॉलीमरेज जो फैक्टर्स होते हैं, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इसमें डिफरेंट रहेगा। हमारे प्रोकैरियोटिक में आरएनए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अलग थे, अल्फा, 2 अल्फा, 1 बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, सिग्मा फैक्टर। बट in a eukaryotic there is only a 5 types: transcription factor A, transcription factor B, transcription factor D, E, F and H. Okay, so these all are different factor which are used here. That's why I am telling something is same but something is different. So हम लोगों को याद होना चाहिए क्या, प्रोकैरियोटिक में डिफरेंट है, क्या यूकैरियोटिक में है। यूकैरियोटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऑफ व्यू। ओके, सो ये क्या लिखा है, ट्रांसक्रिप्शन साइट, ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन साइट है हमारा। ओके, और ये हमारा क्या फॉर्म हो रहा है साइड से, ये हमारा यहाँ पर
mRNA फॉर्म होता जा रहा है, हमारा RNA यानी mRNA फॉर्म होता जा रहा है। ओके, इसका पॉलीमराइजेशन होता जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड स्लाइड से हम लोग देखेंगे क्या हमारा कंटेंट रहने वाला है इस वीडियो में। हमारा कंटेंट क्या रहने वाला है, नंबर 1 क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन। कोई भी चीज पढ़ने से पहले हम लोग उसका इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो देखने के बाद चीजें आसान हो जाती है, समझ में आने लगती है क्या पढ़ना है हमको। विदाउट इंट्रो कोई भी चीज में घुस जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो फर्स्ट वी डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक। सेकेंड वन हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या है, मेनली डेफिनेशन क्या है। सेकेंड इसका थोड़ा हिस्ट्री, थर्ड वन इसका थोड़ा हिस्ट्री देख लेंगे। आफ्टर दैट एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन, क्या क्या एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे मैंने बताया आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, 3 एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होंगे। बट हमारे जो प्रोकैरियोटिक था उसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा था, ओनली आरएनए पॉलीमरेज। ओके, आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ उसमें इन्वॉल्व हो रहा था, बट यहाँ पर तीनों एंजाइम इन्वॉल्व होंगे और मेनली जो इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, क्योंकि वही मैसेंजर आरएनए को ट्रांसक्राइब करेगा। बट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन ए यूकैरियोटिक। तो मैंने जैसे बताया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच एंड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 6 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व होंगे यहाँ पर। ओके, बट इन प्रोकैरियोटिक हमारा वहां पर था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कितने थे, वहां पर टोटल 5 या 6 थे, यानी 2 अल्फा था, 1 बीटा, 1 बीटा डैश, ओमेगा हो गया, और हमारा दूसरा था क्या था लास्ट में, सिग्मा फैक्टर भी वहां पर यूज हो रहा था। सो आफ्टर दैट उसका पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक। तो मैकेनिज्म जो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था वो भी सेम था। उसमें भी सबसे पहले क्या हो रहा था, उसमें सबसे पहले इनिशिएशन यानी स्टार्टिंग सब में होगा, उसके बाद इलोंगेशन इसमें भी होगा, टर्मिनेशन भी इसमें होगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट सब में था, उसको पॉलीमराइज इलोंगेशन करना किसका, एमआरएनए को, वो भी इसमें है, उसमें भी था। बट इसमें टर्मिनेशन इसमें भी है उसमें भी रहेगा, लेकिन मैकेनिज्म दोनों में डिफरेंट हो जाएगा टर्मिनेशन का, कि इसमें टर्मिनेशन कैसे होगा और उसमें टर्मिनेशन का मैकेनिज्म दूसरा था। प्रोकैरियोटिक में जो प्रोकैरियोटिक में हमारा टर्मिनेशन था वो किसमें डिपेंड कर रहा था, रो फैक्टर में, किसमें, रो फैक्टर में। टाइप ऑफ क्या था वो, प्रोटीन था, जो कि डिनोट करते हैं कैसे उसको, पी के फॉर्म में डिनोट करते हैं किसको, रो प्रोटीन फैक्टर को। ओके, बट इन यूकैरियोटिक यहाँ पर हमारा रो फैक्टर वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर हमारा दूसरा कोई प्रोटीन स्पेसिफिक है वो वर्क करता है। ओके, और एक स्पेसिफिक है उसको भी डिस्कस करेंगे फर्दर। डिफरेंट बिटवीन क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या डिफरेंट है लास्ट में। आफ्टर दैट इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ट्रांसक्रिप्शन हमारे बॉडी में हो रहा है तो उसकी क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी महत्व है हमारे बॉडी में। आफ्टर दैट उसका रेफरेंस देखेंगे क्या है। ओके, रेफरेंस देख लेंगे लास्ट में। सो ये हमारा कंटेंट रहने वाला है लेक्चर का। आई होप आप लोगों को समझ में आया। सो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं डिटेल्ड में। ओके, एनी डाउट, तो आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन। क्या हम लोग डिस्कस कर लेंगे पहले, इंट्रोडक्शन किसका, ट्रांसक्रिप्शन का यूकैरियोटिक में। सो इंट्रो देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आरएनए कॉपिंग ऑफ सीक्वेंस ऑफ डीएनए। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, एक तरह का ट्रांसक्रिप्शन बोल सकते हैं या फिर आरएनए सिंथेसिस भी बोल सकते हैं। एक स्पेसिफिक आरएनए सिंथेसिस हो रहा है एमआरएनए। ओके, तो एक तरह का ये क्या है, कॉपी कर रहा है किसका, डीएनए का जो सीक्वेंस है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस डीएनए का हमको लेना है, कॉपी करना है, उसी उसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन और सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। After that, second point say that both RNA and DNA are nucleic acid which
are use base pair of nucleotides as a complementary language that can be converted from DNA to RNA in the presence of correct enzyme. देखो, जो हमारा आरएनए और जो डीएनए होते हैं दोनों क्या होते हैं, एक तरह का न्यूक्लिक एसिड ही है ना, एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, बट जो हमारे यूज होते हैं उसमें बेस पेयर्स, जो हमारे बेसिस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, समझ रहे हैं, साइटोसाइन, ये सब क्या बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं। बेसिस को किसमें क्लासिफाई करा गया है, प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन में। ओके, सो जो हमारे बेसिस में बोल रहा है, जो बेसिस हैं वो पेयर ऑफ किसके रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स एज अ कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज, कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज के द्वारा उसमें कैसे उसके न्यूक्लियोटाइड के बेसिस रहते हैं। ओके, न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड मतलब जिसमें हमारा नाइट्रोजनस बेस हो, उसके बाद उसमें क्या हो, शुगर हो, और लास्ट में हमारा उसमें फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड होता है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। आफ्टर न्यूक्लियोसाइड, जो हमारा न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें फॉस्फेट ग्रुप हट जाता है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और क्या रह जाता है उसमें, और शुगर रह जाता है। ओके, तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। तो बोल रहा है एक तरह का कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज है दैट कैन कन्वर्ट कर सकता है किसको, डीएनए टू आरएनए में इन द प्रेजेंस ऑफ करेक्ट एंजाइम, यानी करेक्ट एंजाइम हो तो डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो डीएनए सीक्वेंस होते हैं वो रीड किए जाते हैं बाय द आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा, विच प्रोड्यूस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस, और उसी के कॉम्प्लीमेंट क्या देते हैं, आरएनए सीक्वेंस क्रिएट किया जाता है। ओके, उसको रीड करते जाएंगे किसको, डीएनए को, और उसके कॉम्प्लीमेंट हम लोग आरएनए सीक्वेंस फॉर्म करते हैं। ओके, यानी कि एडेनिन है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन वहां ऐड होगा। ओके, ये यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज रीड करता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सिंथेसाइज करता है वहां पर स्ट्रैंड। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है इसका यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस इन विच डीएनए स्ट्रैंड प्रोवाइड क्या करता है, इंफॉर्मेशन किसके लिए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए स्ट्रैंड के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है किस कौन सा डिपेंडेंट है, डीएनए डिपेंडेंट है, डीएनए पे ही पूरा डिपेंड रहता है ये। ओके, सो इसको हम लोग डीएनए डिपेंडेंट बोल देते हैं। ओके, तो इसमें बोला गया जो ट्रांसक्रिप्शन है वो डीएनए स्ट्रैंड, ट्रांसक्रिप्शन जो है इसमें क्या होता है, डीएनए स्ट्रैंड प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, डीएनए स्ट्रैंड प्रोवाइड कर रहा है इंफॉर्मेशन किसके लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम। ओके, इसमें देखिए आपको इमेज फिर वो लेकर आया गया है इमेज दिखाने के लिए कि कैसे इसमें डीएनए इसको दिखाया गया है, इसमें प्रॉपर हमारा आरएनए पॉलीमरेज ऐड है और उसको सिंथेसाइज कर रहा है, इलोंगेशन एक तरह का इसमें हो रहा है, कैसे हमारी एमआरएनए फॉर्म होता जा रहा है, ये देखिए। ओके, सो ये इमेज वही बता रहा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं हिस्ट्री के बारे में थोड़ा। What is history about eukaryotic transcription? Okay, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वेरियस टाइप ऑफ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था, दैट्स व्हाई वी शुड हैव टू डिस्कस, क्योंकि एग्जाम में भी बहुत सारे पूछ लेते हैं कभी कभी। सो इसका जब हिस्ट्री देखेंगे तो उसमें सेंट्रल डॉगमा वाज द प्रपोज्ड बाय द क्रिक इन 1958। जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में प्रोकैरियोटिक में कि कैसे सेंट्रल डॉगमा एक टर्म दिया गया है, जो कि क्या होता है, सेंट्रल डॉगमा क्या होता है, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, उसके बाद आपका आएगा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर दैट ट्रांसलेशन। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग एक टर्म दिए हैं जिसका नेम है सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा के अंदर ही रेप्लिकेशन आता है, ट्रांसक्रिप्शन आता है, ट्रांसलेशन आता है। ओके, सो रेप्लिकेशन जो है उसको किसने प्रपोज किया था, क्रिक, वॉटसन क्रिक, वॉटसन क्रिक के द्वारा 1958 में इसको दिया गया था। सेकेंड इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एमआरएनए का एग्जिस्टेंस है वो शोन किसके द्वारा शोन किया गया था, दिखाया गया था, बाय द हेल्प ऑफ विच एंजाइम, सॉरी बाय द हेल्प ऑफ विच साइंटिस्ट, सॉरी
स्पाइजल मैन एंड को-वर्कर इन 1961 में। 1961 में जो साइंटिस्ट थे स्पाइजल मैन एंड उनके जो को-वर्कर थे उनके द्वारा हमारे mRNA को दिखाया गया था। अब दिखाया गया था किस माइक्रोस्कोप में? ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं दिखाया गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखाया गया था। ओके, एक्टिविटी ऑफ RNA polymerase was discovered by Verin 1960। जो एक्टिविटी है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? वेरिन नाम का एक साइंटिस्ट थे, वेरिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा 1960 में ही डिस्कवर्ड किया गया था और उसको प्रॉपर फंक्शन उसका दिखाया गया था। ओके, सो ये कुछ हिस्ट्री है ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड इन यूकैरियोटिक जो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। कुछ साइंटिस्ट के नेम की वॉटसन क्रिक जो थे 1958 में क्या प्रपोज किए थे? सेंट्रल डॉगमा का प्रपोज्ड किए थे। एंड द mRNA वाज शोन बाय द स्पाइजल के द्वारा शोन किया गया था उनके कोवर्कर 1961 में। एक्टिविटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसको दिखाया, मतलब डिस्कवर्ड किया था बाय द हेल्प ऑफ विच साइंटिस्ट? वेरिन के द्वारा, वेरिन साइंटिस्ट। ओके, ये 1960 में होता है। ये हिस्ट्री की कुछ चीजें हैं, हमको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में लिखना पड़ता है इसको। नेक्स्ट, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एंजाइम। कौन से एंजाइम यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे? एंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक। ओके, यूकैरियोटिक में कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं? सो फर्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम का देखेंगे। एंजाइम कौन सा रहेगा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया 3 एंजाइम इसमें यूज होते हैं। अब जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट रहता है कहाँ रहेगा? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस में रहेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म में रहेगा ये। थर्ड वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म में भी रहेगा। तीसरा वाला फर्स्ट जो रहेगा, जो मैंने बताया था, क्या सिंथेसाइज करता है? आरआरएनए। क्या सिंथेसाइज करेगा? टारगेट जीन इसका क्या रहेगा? आरआरएनए सिंथेसाइज करना। इसका टारगेट क्या रहेगा? एमआरएनए सिंथेसाइज करना। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का टारगेट रहेगा एमआरएनए सिंथेसाइज करने का। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का टारगेट क्या रहेगा? टीआरएनए सिंथेसाइज, और ये लिखा है स्मॉल आरएनए सिंथेसाइज करने का टारगेट रहता है। इसको आप लार्ज आरएनए भी बोल सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल सॉरी। सो आफ्टर दैट प्रोमोटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का जो प्रोमोटर रहेगा कहाँ पाया जाएगा? जो इसका डायरेक्शन रहेगा लोकेशन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट। अपस्ट्रीम मतलब निगेटिव टाइप। ओके, डीएनए है, ये सीक्वेंस हमको ट्रांसक्राइब करना है, इसके मिडिल से एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन इधर, ये रहेगा जो डाउन स्ट्रीम, ये रहेगा अप स्ट्रीम, ये निगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव। तो इसमें बोला गया है अप स्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट, यानी कि अप स्ट्रीम स्टार्ट पॉइंट के, यानी यहाँ पर रहेगा कहीं। ओके, सो यानी निगेटिव डायरेक्शन में रहेगा, दैट्स वाई। सेकेंड नंबर में देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का जो रहेगा, इसका भी अप स्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट, सेम अप स्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट बोथ। इसमें रहेगा डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट। इसमें कहां पर रहेगा? डाउन स्ट्रीम मतलब कि पॉजिटिव तरफ रहेगा। कहां रहेगा? ये डायरेक्शन में रहेगा, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन इधर रहती है। सो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का जो रहेगा क्या प्रमोटर, वो कहां रहेगा? डाउन स्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट। But RNA polymerase second mainly responsible for the mRNA synthesis, which are discussed in our lecture now. We will discuss in our lecture. So हम लोगों को इसका मेनली मालूम होना चाहिए प्रेजेंट टाइम में। तो कहाँ रहेगा ये? अप स्ट्रीम ऑफ द स्टार्ट पॉइंट। जहां भी स्टार्ट पॉइंट अप स्ट्रीम का है वहीं पर वो प्रेजेंट रहेगा। ओके, सो लोकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, टारगेट जीन क्या क्या रहता है तीनों का, और उसका प्रमोटर पढ़ लिए। लास्ट इसका बचा है एक्टिविटी। क्या? एक्टिविटी। ओके,
सो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की एक्टिविटी 5 to 70% रहेगी एंड सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसकी रहेगी, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड की 20 to 40%, 20 to 40%, एंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का कितना रहेगा 10। ओके, नेक्स्ट अपना देखते हैं यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। यूकैरियोटिक RNA polymerase. Okay, in bacteria all mRNA is made from the same RNA polymerase. जो हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा था उसमें सिर्फ सिंगल RNA पॉलीमरेज एंजाइम सिंगल यूज हुआ था और इससे ही सारा हम लोगों ने क्या सिंथेसाइज किया था mRNA. ओके, बट इन यूकैरियोटिक में क्या रहता है, देयर आर 3 डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज, जैसा मैंने बताया आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, व्हिच आर यूज्ड इन यूकैरियोटिक, बट इन प्रोकैरियोटिक बोल रहा है सिंगल आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है फॉर द सिंथेसाइज ऑफ एमआरएनए। ये एक तरह का डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सिंथेसाइज आरआरएनए, उसी को बताया गया डिटेल्ड में। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड सिंथेसाइज ऑल प्रोटीन कोडिंग जीन एमआरएनए। ओके, थर्ड वन बताया गया आरएनए पॉलीमरेज थर्ड सिंथेसाइज टीआरएनए एंड स्मॉल आरएनए व्हिच आर हेल्प इन स्प्लाइसिंग। किसमें हेल्प करता है, स्प्लाइसिंग। ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जो हम लोगों ने पढ़ेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो गया, आफ्टर दैट कुछ मॉडिफिकेशन होता है, जो हमारा एमआरएनए बन के आता है वो एक मैच्योर एमआरएनए नहीं होता है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना रहता है। तो उसी मॉडिफिकेशन का एक पार्ट है स्प्लाइसिंग, जो हमारी नॉन कोडिंग पार्ट उसमें रह जाते हैं एमआरएनए में बने हुए, उसको निकालना पड़ता है। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में हम लोग क्या रिमूव करते हैं, इंट्रॉन। इंट्रॉन हमको रिमूव करना होता है बिकॉज इंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग पार्ट प्रेजेंट इन आवर एमआरएनए। ओके, इमेच्योर एमआरएनए में। ओके, तो एक तरह का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का एक पार्ट है, और उसमें जो एंजाइम यूज होता है वो हमारा कौन सा यूज होगा, क्या यूज होगा, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएस। ओके, एंड स्मॉल सेल्यूलर आरएनएस, यानी कि स्मॉल आरएनएस वहां पर यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंस में आपको बहुत ही मालूम होना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का डिफरेंस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का क्लियर ही होना चाहिए आपको। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें कैसे होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। एक तरफ होता है बेसल, दूसरा होता है अपस्ट्रीम फैक्टर, थर्ड वन इज रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ओके, सो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। एक होता है बेसल, दूसरा होता है अपस्ट्रीम फैक्टर, तीसरा होता है रेगुलेटरी, जो हमारा रेगुलेट कर रहा है किसको, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर को। उसमें भी डिफरेंट है इसमें यूकैरियोटिक में। तो बेसल का फर्स्ट हम लोग देखते हैं, बेसल वाला। दे आर रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ ऑल द प्रमोटर। किसके लिए रिक्वायर रहता है, इनिशिएशन करता है किसका, प्रमोटर। जो हमारे प्रमोटर प्रेजेंट हैं उनको इनिशिएट कौन कराएगा, उसको इनिशिएट कराएगा हमारा मतलब कि बेसल जो प्रेजेंट है, दे आर ऑल रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ द प्रमोटर। ओके, दे जॉइन द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स अराउंड एंड स्टार्ट पॉइंट, यानी कि हमारे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से जितने भी हमारे फैक्टर हैं वो अटैच होते हैं, उसके बाद उसको फंक्शनल कराते हैं, फंक्शन कराने के लिए इनहेंस करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको इनहेंस करते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं कि तुमको कैसे ट्रांसक्रिप्शन करना है। सो हमारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करते हैं, इनिशिएशन करते हैं किसका, प्रमोटर का। उसके बाद मैंने बताया आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से वो बाइंड होते हैं एंड फॉर्म करते हैं किसका, कॉम्प्लेक्स का, और स्टार्ट करते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन को, पॉइंट को। देयर आर डिफरेंट बेसल फैक्टर, दे आर फॉलोज। कौन कौन से हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, डी, एफ, एच एंड आई।
आई और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ई बोल सकते हैं इसको। आई और किसी किसी बुक्स में आई है और किसी किसी बुक्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई लिखा है। सो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, सिक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मेनली प्रेजेंट है, जो कि हमारे प्रोमोटर रीजन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। और ट्रांसलेशन पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है, उसको हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए इनहेंस करेंगे उसको। ओके, कि आपको ये करना है। सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो लिखे हैं सिक्स, उसके स्पेसिफिक फंक्शन रहते हैं। ओके, आफ्टर सेकंड क्या था, अपस्ट्रीम फैक्टर। अपस्ट्रीम फैक्टर क्या रहेंगे, दे इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनिशिएशन, एग्जांपल एसपीआई, यानी कि स्पेसिफिक प्रोटीन फर्स्ट। यानी कुछ रीजन ऐसे रहते हैं, जीसी, जीसी एंड कैट, हमारे स्टैंड में कुछ रीजन ऐसे रहेंगे जिससे हमारी क्या बाइंड रहेंगी, एसपी फर्स्ट, यानी कि स्पेसिफिक फर्स्ट प्रोटीन बाइंड होगी उससे, और वो क्या क्रिएट कराएगी, एक तरीके की फ्रीक्वेंसी क्रिएट कराएगी कि हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका रेट क्या होने वाला, कितनी फास्ट वो मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने वाली है, वो डिपेंड किस में करेंगी, वो डिपेंड करेगी हमारी एसपीआई प्रोटीन है। ओके, स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर इनिशिएशन के लिए। रेगुलेटरी, थर्ड वन इज रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन कौन से रहेंगे, दे आर प्रोड्यूस एज एक्टिवेटेड एट स्पेसिफिक टाइम एज टिश्यू, दे कंट्रोल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द कंसर्न्ड जीन। यानी कि जो हमारे रेगुलेटरी रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रहेंगे वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, एक्टिवेट करेंगे स्पेसिफिक टाइम के लिए, देख और कंट्रोल करेंगे किसका, ट्रांसक्रिप्शन फॉर अ कंसर्न, एक स्पेसिफिक जीन के लिए। समझ रहे हो, तो क्या करेंगे उसको, रेगुलेटरी का रेगुलेशन का एक तरह का काम करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का। ओके, so these are all factors which are involved in eukaryotic for the synthesis of mRNA। कौन सा आरएनए सिंथेसिस करना है हमको, mRNA, बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम स्पेसिफिक आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, मस्ट रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। देखो, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है, जो हमारे सेम प्रोसेस किसमें हो रहा था, प्रोकैरियोटिक में, सेम इसमें यूकैरियोटिक में मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, थ्री इन्वॉल्व मैकेनिज्म यूज होगा। सबसे पहले इनिशिएशन होगा हमारा, उसके बाद हम लोग इलोंगेट कर देंगे, यानी उसका पॉलीमरेज करेंगे, पॉलीमराइजेशन होगा किसका, एमआरएनए का। आफ्टर दैट जब हमारा एमआरएनए एमआरएनए डीएनए से अपना स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर कर लेगा, तो उसके बाद उसका टर्मिनेशन भी कराना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, सो हमारे तीन स्टेप यहाँ पर पाए जाएंगे, विच आर आल्सो सेम इन अ प्रोकैरियोटिक। ओके, अब इसमें स्टेप में जो अलग अलग एंजाइम हो यूज हो रहे हैं, को फैक्टर यूज हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के साथ, टर्मिनेशन और उसका मैकेनिज्म की एंजाइम थोड़ा ऊपर नीचे है, बट स्टेप ये तीन उसमें भी रहते हैं और इसमें भी रहते हैं। ओके, बट जो इसके अंदर यूज हो रही चीजें वो थोड़ा डिफरेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है अपना, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक। इस फिगर में दिखाया गया है हमारे ये डीएनए है, व्हाट, ये हमारा डीएनए है डबल स्टैंड, और ये आरएनए का सीक्वेंस है। तो यह हमारा कौन सा हो जाएगा, टेम्पलेट स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड। क्योंकि जिस स्टैंड को हम लोग यूज करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए उसको बोलेंगे टेम्पलेट स्टैंड, या फिर इसको नॉन कोडिंग स्टैंड बोल सकते हैं, नॉन सेंस स्टैंड बोल सकते हैं, और जो नहीं यूज होगा उसको हम लोग कोडिंग स्टैंड, सेंस स्टैंड, ओके, ये हम लोग बोलते हैं उसका नेमिंग। सो इसमें दिखाया गया कैसे, प्रोमोटर रीजन ये इधर रहेगा डाउन, ये रहेगा अप, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, ये पॉजिटिव रहेगा और ये निगेटिव रहेगा। सो हमारा जो यूकैरियोटिक में टाटा बॉक्स जो होता है, यूकैरियोटिक में जो प्रोमोटर का टाटा बॉक्स रहता है,
उसका नेम दिया गया है क्या, कैट बॉक्स। क्या दिया गया है, कैट बॉक्स। बट इन प्रोकैरियोटिक्स क्या था, प्रिब्नो बॉक्स। ओके, सो वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा, प्रोमोटर हमारा डाउन स्ट्रीम सॉरी अप स्ट्रीम में प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद इसमें दिखाया गया कैसे ये सिंथेसाइज हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया है। उसके बाद हमको जो हमारा mRNA मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, इमेच्योर, प्री बोल सकते हैं, और इमेच्योर फॉर्म में मिलता है, इमेच्योर फॉर्म में मिलता है। उसके बाद इमेच्योर फॉर्म रहता है तो मैंने बताया उसमें एक्सॉन रीजन रहेगा, इंट्रॉन रहेगा, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। सो जो हमारा इंट्रॉन रहता है वो क्या रहता है, नॉन कोडिंग रीजन रहता है, नॉन कोडिंग रीजन रहता है। तो इसको नॉन कोडिंग रीजन को मतलब एमआरएन रखना कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमूव आउट करेंगे। तो ये हमारा सारा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में होता है, जो मैंने वही बताया था, स्प्लाइसिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल आरएनएस। ओके, तो ये रिमूव आउट हो जाएगा और यहाँ पर हमारा कैपिंग होता है और यहाँ हमारा टेलिंग होता है। जो कैपिंग होती है वो होता है 5 डैश में, ऑलवेज रिमेंबर, और जो हमारा टेलिंग होती है वो होती है 3 डैश में। जो कैपिंग होती है वो हमारी 7 मिथाइल ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड होता है कहाँ, 5 पॉइंट में, उसी को कैपिंग बोलते हैं। ओके, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप हमारा कहाँ ऐड होगा, 5 डैश में। ये हमारा एक तरह का कैपिंग करता है इसको। ओके, आफ्टर दैट टेलिंग में क्या होता है, हमारा एडेनिन यानी कि ए का सीक्वेंस बेसिस वहां पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, 100 और 120 बेसिस न्यूक्लियोटाइड किसके ऐड होंगे, ए यानी एडिनाइन जो हमारे हैं वहां पर बेसिस ऐड हो जाते हैं। उसका टेलिंग यानी टेल बना देता है एक तरह का, एक तरह के ये क्या करके रख रहा है उसको, मतलब बैकअप के लिए रख रहा है कि इसको एक तरह का टेल दे देते हैं। यदि इसमें कोई सीक्वेंस कोई लैकनेस होती है तो हमारा टेलिंग यूज करके उसमें क्या करेगा, उसको मैनेज कर सकता है। तो हमारा यहाँ पर टेलिंग करते हैं। टेलिंग करने से क्या होता है, हमारा जो mRNA है कुछ ज्यादा स्टेबल हो जाता है, समझ रहे हैं। उसका हाइड्रोलिसिस फर्दर उसका लाइसिस होने में प्रॉब्लम होगी, यदि टेलिंग हो गई तो यानी स्टेबल रहेगा काफी। ओके, जो हमारा कैपिंग होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इन ट्रांसलेशन। जब हमारा ट्रांसलेशन होगा तो हमारे जो राइबोजाइम होते हैं वो इसको डिटेक्ट करते हैं, किसको, 5 डैश पॉइंट को, बाय द हेल्प ऑफ दिस कैपिंग। कौन डिटेक्ट करते हैं, जो राइबोजाइम और राइबोसोम्स होते हैं वो हमारे कहाँ पर अटैच होते हैं, किस डैश में, 5 डैश में। किसको 5 डैश कैसे वो डिटेक्ट करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ दिस कैपिंग। मिथाइल वहां पर ऐड रहेगा, ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वहां पर ऐड रहेगा एज अ कैप। तो वहां पर हम लोग राइबोजाइम इसको डिटेक्ट करता है और यहाँ पर आके अटैच करता है और यहीं से क्या करता है, ट्रांसलेशन फिर यहाँ से स्टार्ट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट प्रोटीन। ओके, सो इसका मैकेनिज्म है, ये सारा हम लोग किसके अंदर पढ़ने वाले हैं और किसके अंदर आता है, ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। यानी ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, mRNA बन गया है, अब mRNA को कुछ मॉडिफाई कर देते हैं, जो चीज कैपिंग कर देंगे 5 डैश में, 3 डैश में उसको उसका टेल बना देंगे। ओके, कुछ बेसेस ऐड करके ए वाले एडेनिन वाले। उसके बाद कैपिंग हो गई और टेलिंग हो गई। उसके बाद जो हमारे नॉन कोडिंग सीक्वेंस इंट्रॉन है उसको स्प्लाइसिंग करके रिमूव कर देंगे हमारे। तो ये सब किसके अंदर आ गया है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के अंदर आते हैं तीनों स्टेप ये। ओके, आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड। देन इसके बाद इसमें दिखाया गया आरएनए प्रोसेसिंग इंट्रॉन्स रिमूव, यानी कि इंट्रॉन्स उसमें जब रिमूव हो जाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह का mRNA दिखेगा। यहाँ कैपिंग हो गई, यहाँ टेलिंग भी देखो हो गई, आफ्टर दैट ट्रांसलेशन हो गया और हमारा ये क्या मिल गया, यही तो है हम लोग, क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन हमारा फॉर्म हो गया, अलग अलग स्ट्रक्चर के प्रोटीन फॉर्म होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। ओके, देन पॉलीपेप्टाइड, मोर देन 50 एमाइनो एसिड जब ऐड होते हैं एक दूसरे से तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। नेक्स्ट देखेंगे इन यूकैरियोटिक द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन का, उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है किसकी, प्रेजेंस ऑफ कोर प्रोमोटर सीक्वेंस इन द डीएनए में। ओके,
जैसा कि मैंने बताया, प्रोमोटर आर द रीजन ऑफ डीएनए इन विच द प्रोमोटर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड द फाउंड अराउंड -10 to -35 बेस में प्रेजेंट रहता है। ओके, पेयर्स अपस्ट्रीम फ्रॉम द स्टार्ट साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, अपस्ट्रीम के स्टार्ट साइड में -10 to -35 में प्रेजेंट रहेगा। कोर प्रोमोटर जो रहता है सीक्वेंस विद इन द प्रोमोटर विच आर इसेंशियल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, इनिशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कौन? कोर प्रोमोटर। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम रहेगा वो एबल रहेगा किसके? बाइंड करेगा किससे? कोर प्रोमोटर से। और प्रेजेंस ऑफ वेरियस स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के, कौन? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा बाय द इन द प्रेजेंस ऑफ वेरियस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किससे? कोर प्रोमोटर से। और वहां पर हमारा एक तरह का क्या फॉर्म कर देगा? एक तरह का वहां पर प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। और वहां पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स फैक्टर भी बोल सकते हैं उसको। यानी कि ये हमारा टेम्पलेट स्टैंड है। तो यहाँ पर ऐड हो गया हमारा आरएनए पॉलीमरेज, उसके बाद यहाँ पर फैक्टर्स ऐड हो जाएंगे। कहाँ पर? कोर प्रोमोटर रीजन में। और यहाँ पर हमारा इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा किसका? ट्रांसक्रिप्शन का। ओके, ये हमारा अपस्ट्रीम रीजन है। ओके, सिंथेसाइज हो जाएगी क्या? mRNA। ये एक तरह का मैकेनिज्म होता है किसका? ट्रांसक्रिप्शन का, इन यूकैरियोटिक। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोर प्रोमोटर कौन कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक में शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस नोन एज टाटा बॉक्स, जो मैंने बताया टाटा बॉक्स जो यूकैरियोटिक में होगा। प्रोमोटर इज द बाइंडिंग साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नोन एज टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। यानी कि जो हमारे टाटा बॉक्स यानी कि प्रोमोटर रीजन रहेगा यूकैरियोटिक में, वो क्या रहेगा? बाइंडिंग साइट रहेगा किसका? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का। ओके, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बोल देंगे। विच इज इटसेल्फ सब यूनिट another transcription factor called transcription factor second D। ओके, कौन से रहेंगे अदर? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड डी। ओके, नेक्स्ट, one transcription factor DNA helicase activity, and so it involved in the separating of opposite strand of double strand DNA to provide access to single strand DNA template। very important। देखो, इसमें बताया गया है कि जो हमारा हेलिकेज का काम, यानी रेप्लिकेशन में याद करो प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था उसमें हेलिकेज का काम कौन कर रहा था? बीटा डैश कर रहा था। हेलिकेज मतलब हेलिकेज एंजाइम रेप्लिकेशन में था, वो हमारे डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है 3 डैश 5 डैश 5 डैश एंड 3 डैश, एक दूसरे से क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्या? बेसिस। और बेसिस एक दूसरे से किस रहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो इसको हम लोग रिमूव भी तो करेंगे, जब इसको रिमूव करेंगे तब ना ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो यहाँ पर हमारा जो रिमूव करने का हेलिकेज का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। मैंने बताया था ना 6 होते हैं, तो उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच होता है उसका काम क्या रहता है? इसको अनवाइंड करना। अनवाइंड मतलब जो ये वाइंड है एक दूसरे से डीएनए सेकेंड स्ट्रैंड में, तो उसको तोड़ देता है वो। ओके, कौन करता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच। ओके, याद रखना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एच रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। इसके बाद यहाँ पर अनवाइंडिंग होगी, और अनवाइंडिंग होने के बाद ही यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आके अटैच होगा। ओके, अब आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है सेकेंड, उसको कौन लेकर आता है? ट्रांसपोर्ट का काम कौन करेगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ का क्या काम रहेगा? ट्रांसफर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड कहां पर लेकर आएगा? वो हमारे प्रोमोटर रीजन में। प्रोमोटर रीजन में लाने के बाद उसको वहां प्रोमोटर रीजन में एडजस्ट करने का काम दूसरे फैक्टर्स का रहता है। इनिशिएशन का काम दूसरे फैक्टर का रहता है। तो एवरी फैक्टर है स्पेसिफिक क्या फंक्शन है जो कि आरएनए पॉलीमरेज से करवाना है उसको। ओके, नेक्स्ट,
जैसा इसमें इमेज में आप लोग देख सकते हैं कैसे आरएनए पॉलीमरेज आके यहाँ पर अटैच हो रहा है। ये हमारा प्रोमोटर रीजन है, प्रोमोटर रीजन है, ये आके यहाँ अटैच हो गया। उसके बाद ये हमारा जीन को ट्रांसक्राइब कराएगा, ये हमारा कोडिंग स्टैंड हो जाएगा, तो ये हमारा दूसरा टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा। टेम्पलेट स्टैंड को ही यूज करेंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ mRNA। mRNA सिंथेसिस करने के किसको टेम्पलेट यूज करते हैं, कौन सा स्टैंड, mRNA को। ओके, आफ्टर दैट देखते हैं इलोंगेशन। इनिशिएशन हो गया, इनिशिएशन जो हुआ उसके बाद इनिशिएशन क्लियरेंस मैंने लास्ट प्रोकैरियोटिक में बताया था, सेम उसको यूकैरियोटिक में भी अप्लाई करेंगे। जैसे ही हमारा इनिशिएशन होगा और इनिशिएशन होने के बाद 8 से 10 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो गए, उसके बाद हमारा जो क्या रहता है, उसके बाद हमारा जो उसमें आरएनए पॉलीमराइज करेगा, बट कुछ उसमें सब फैक्टर उसमें रिलीज आउट हो जाते हैं। जैसे उसमें सिग्मा फैक्टर रिलीज आउट हो जाता है, ओके, बट आरएनए पॉलीमरेज नहीं रिलीज आउट होगा क्योंकि मेन एंजाइम है वो, तो उसको पॉलीमरेज ही करेगा, मतलब किसका, एमआरएनए का। तो उसमें कुछ फैक्टर यूकैरियोटिक में रिलीज आउट हो जाता है, उसको बोलते हैं कि क्या बोल देंगे, ट्रांसक्रिप्शन और क्लियरेंस, इनिशिएशन, क्लियरेंस। So when the two strand of get separated, transcription bubble is formed and synthesis of RNA begin। कौन से डायरेक्शन में, 5 to 3। रीडिंग हमेशा किस में होती है, ये बहुत सारी मोटी मोटी चीजें, ये तो रट्टी होनी चाहिए। 3' to 5' डायरेक्शन में किसको रीड करेगा आरएनए पॉलीमरेज, किसको, टेम्पलेट स्टैंड को। बट जो सिंथेसिस होगी हमारी, सिंथेसिस होगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी, 5' to 3' डायरेक्शन में। यानी रीड कर रहा है कोई चीज 5' 3 डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है जब बढ़ाएगा उसको, तो हमारे जैसे कि चारगाफ रूल के अकॉर्डिंग हमारी जो स्टैंड होते हैं वो एंटी पैरेलल होने चाहिए। यानी 5 to 3 है तो 3 to 5 होना चाहिए। तो यानी 3 to 5 रीड कर रहा है तो उसका फॉर्मेशन क्या होगा, 5 to 3, ऑब्वियस बात है कि नहीं। सो रीडिंग क्या रहेगा, सिंथेसिस क्या रहेगा, ये मालूम होना चाहिए। वही बताया गया है कि इसकी बिगिनिंग कैसी रहेगी, 5 to 3 डायरेक्शन में सिंथेसाइज होगा। As this transcription bubble move along the strand, synthesis of mRNA proceed। सिंपल है, जैसे ही हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर H अनबाइंड कर देगा किसको, डीएनए को। उसके बाद डीएनए बबल फॉर्म कर लेगा, बबल फॉर्म होते ही जैसे ही उसमें आरएनए पॉलीमरेज कुछ इनिशिएशन वाले न्यूक्लियोटाइड फॉर्म कर लेगा, उसके बाद उसका इलोंगेशन होगा, विच डायरेक्शन, 5 to 3 डायरेक्शन में। और जैसे जैसे उसका क्या हो जाए, बबल मूव होता जाएगा, क्योंकि उसका जो रिमूवल होता है डीएनए का वो कंटिन्यू रहता है, समझ रहे हैं, रिमूव होता जाएगा बबल के फॉर्म में और उसका ट्रांसक्रिप्शन चलता जाएगा। फिर लास्ट में क्या मिलेगा हम लोगों को, टर्मिनेशन। सो नाउ वी विल डिस्कस टर्मिनेशन। टर्मिनेशन हम लोग देखते हैं कैसा होगा। termination, eukaryotic RNA termination, very important। Transcription termination in eukaryotic is less understood but involve cleavage of new transcript followed by template independent addition as a its new three end में in a process called polyadenylation। क्या लिखा है, पॉली एडिनाइलेशन। पॉली मीन्स बहुत सारे, मैनी, एडिनाइल मतलब एडेनिन, ओके, यानी कि बहुत सारे। कौन से हमारे बेसिस प्रेजेंट रहेंगे, सीक्वेंस ए ए ए ए ए, ये सीक्वेंस हमको जहां पर देखेंगे पॉली एडिनाइलेशन सीक्वेंस, जहां पर ही हम लोगों को दिखेंगे वहीं हमारा एक स्पेसिफिक रीजन रहेगा, कहां पर, डीएनए में। आरएनए पॉलीमरेज उसको रीड करेगा और वहीं से टर्मिनेशन हो जाएगा। यानी कि इसमें बताया गया यूकैरियोटिक का बहुत ही लेस उसका अंडरस्टूड है, क्या, टर्मिनेशन एक प्रॉपर है नहीं, बट उसको माना गया है क्या, ये एक तरह का न्यू ट्रांसक्रिप्ट फॉलोड टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एडिशन रहता है। यानी कि टेम्पलेट में
डिपेंड नहीं रहेगा, जो एडिशन रहता है जो मैंने बताया अभी ये सीक्वेंस, ये टेम्पलेट रहता है जो मैंने बताया अभी ये सीक्वेंस, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट रहता है एडिशन एज इट्स न्यू, कहां पर 3 एंड में, कहां पर रहेगा 3 एंड में, किसके, जो हमारे mRNA रहेगा। ओके, इन अ प्रोसेस कॉल्ड पॉलीएडेनाइलेशन, यानी कि ये सीक्वेंस जहां पर आएगा वहीं पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है एडेनाइन का, उसको बोलते हैं पॉलीएडेनाइलेशन। ओके, सो ये हमारा आरएनए पॉलीमरेज हो गया, कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड, आरएनए पॉलीमरेज पहुंच गया लास्ट तक, सारा उसने ट्रांसक्राइब कर लिया है। उसके बाद उसको सीक्वेंस कौन सा मिला, पॉलीएडेनाइलेशन सीक्वेंस, और वहीं पर उसका टर्मिनेशन हो गया, किसका, आरएनए पॉलीमरेज वहां से हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, उसका डिसोसिएशन हो जाएगा मेन एंजाइम का ही, तो वहीं पर वो टर्मिनेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, सो उसके बाद हमारा जो आरएनए एमआरएनए फॉर्म होता है वो वहां से रिलीज आउट हो जाएगा, और कहा जाएगा वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में, क्योंकि वो अभी मैच्योर आरएनए नहीं है एमआरएनए। जैसे मैंने 3 स्टेप बताया था, कैपिंग होगी उसकी, टोपी पहनाई जाएगी किसकी, 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट की, जो कि हेल्प करेगा उसको स्टेबिलिटी पहुंचाएगा, और हमारे ट्रांसलेशन में भी हेल्प करेगा, किसको, राइबोजाइम को एक तरह का डिटेक्शन करवाएगा 5 डैश में, और वहीं से हमारा राइबोसोम में अटैच होगा और हमारा ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। और जो हमारा टेलिंग रहता है एक तरह का, उसको और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कि लास्ट में टेलिंग ऐड कर देते हैं किसका, ये सीक्वेंस का, कितने रहते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस, 80 to 100 मतलब कि एडिनाइन वहां पर ऐड हो जाते हैं। ओके, एंड लास्ट में मैंने बताया था स्प्लाइसिंग, क्या होती है स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग में जो नॉन कोडिंग रीजन रहते हैं, इंट्रॉन बोलते हैं, वो रिमूव आउट करते हैं, उसको रिमूव आउट कर देंगे। इसके बाद हमारा एक मैच्योर एमआरएनए बनता है, फिर वो निकल के यूकैरियोटिक में हो रहा है तो न्यूक्लियस से निकल के साइटोसोल में आता है हमारे, उसके बाद साइटोसोल में हमारा ट्रांसलेशन परफॉर्म होता है। बट इन प्रोकैरियोटिक जो हमारा वहां पर साइटोसोल न्यूक्लियस कुछ नहीं रहता है, साइटोसोल में ही हमारा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ओके, आई होप सब लोग समझ रहे हैं, कोई आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट, इस इमेज में ऐसे ही पूरा बताया गया कैसे इसमें ट्रांसलेशन हो रहा है, कैसे हमारा एमआरएनए मैच्योर एमआरएनए लास्ट में फॉर्म हो जा रहा है। ओके, ये सारे स्टेप बताएंगे जैसे मैंने बताया अभी। आफ्टर दैट मैच्योरेशन ऑफ एमआरएनए, यानी मैच्योरेशन ऑफ एमआरएनए वही बताया गया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन जो होता है उसी को बोला गया मैच्योरेशन ऑफ एमआरएनए। ओके, in a eukaryotic, RNA is a proceed at both end before it is spliced, यानी कि जो स्प्लाइस्ड होने के पहले, जो मैंने बताया स्प्लाइसिंग जो होता है यूकैरियोटिक में क्या होता है, आरएनए इज प्रोसीड एट बोथ साइड, यानी कि हमारे सबसे पहले कैपिंग और टेलिंग होती है, उसके बाद क्या होता है स्प्लाइसिंग। ऐसा नहीं कि स्प्लाइसिंग कर दिया, इंट्रोन को रिमूव आउट कर दिया और कैपिंग और उसको बाद में करते हैं, नहीं, कैपिंग और टेलिंग पहले होती है, मॉडिफिकेशन में आफ्टर दैट उसका रिमूवल ऑफ इंट्रॉन होता है, स्प्लाइसिंग जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्प्लाइस्ड और स्प्लाइसिंग बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल आरएनए। ओके, नेक्स्ट एट 5 एंड में जो कैप इज एडेड कंसिस्टिंग ऑफ मॉडिफाई जीटीपी ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जैसे मैंने बताया दिस इज अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कब होता है, ट्रांसक्रिप्शन के बिगिनिंग में, दिस अकर एट द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, the 5 dash cap is used as a recognition of signal for the ribosomes, के लिए क्या रहेगा, recognition signal रहेगा to bind the mRNA। ओके, यानी कि राइबोसोम हमारा यहाँ का रिकॉग्नाइज करता है किसमें, ट्रांसलेशन में। सो 5 डैश में 5 एंड में हमको याद होना चाहिए क्या हम लोग ऐड करते हैं, कैपिंग करते हैं किसकी, 7 मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट की। अब इसके बाद 3 डैश में क्या बताया गया, 3 एंड में पॉली एडिनाइलेशन भी बोल सकते हैं, पॉली ए, यानी कि बहुत सारे एडिनाइन बेसिस वहां पर ऐड रहेंगे, कितना यहाँ पर बताया गया 150, 100 to 120 भी, यहाँ पर 150 भी हो सकता है। ओके, एडिनाइन में न्यूक्लियोटाइड इज एडेड, a tail is play a role in the stability of the mRNA, यानी कि mRNA को एक तरह का स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टेलिंग उसकी। ओके, अब ये इमेज में आप देख सकते हैं कैपिंग हो गई है,
उसके बाद रिमूव हो गए हैं इसमें सारे इंट्रॉन्स, और यहाँ पर टेलिंग भी हो गई, यानी कि प्रॉपर इसका मॉडिफिकेशन हो चुका है, किसका, एमआरएनए का, इसका प्रॉपर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन हो चुका है। अब ये मैच्योर आरएनए है हमारा, एम आरएनए है। अब ये कहाँ जाएगा, साइटोसोल में, और यहाँ पर ट्रांसलेशन होगा प्रॉपर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम लोग को रिकॉल करना पड़ेगा प्रोकैरियोटिक में क्या था, यूकैरियोटिक में क्या था। डिफरेंट बहुत सारे छोटे छोटे, यानी 5 नंबर में यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डिफरेंस पूछ लेते हैं एंजाइम के बेस में। ओके, सो इन अ प्रोकैरियोटिक एंड ए यूकैरियोटिक, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है। ओके, बट इन अ यूकैरियोटिक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कितने यूज होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जैसे मैंने अभी बताया। बट यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज सिंगल यूज होता है एंजाइम। जो प्रोमोटर सीक्वेंस रहता है वो टाटा लोकेटेड कहाँ रहेगा, 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम रीजन, एंड ये सीक्वेंस रहेगा TTGAGCA लोकेट कर रहा है कहाँ रहेगा, -35 बेस पेयर अपस्ट्रीम रीजन। बट इन अ यूकैरियोटिक प्रोमोटर सीक्वेंस क्या रहेगा, टाटा बॉक्स हमारा क्या रहेगा, लोकेट करेगा -30 अपस्ट्रीम रीजन, एंड कैट बॉक्स, जैसे मैं बताया, वेरी इंपॉर्टेंट, कैट बॉक्स लोकेट कहाँ रहेगा ना, -7 to -80 अपस्ट्रीम रीजन, यानी दोनों अपस्ट्रीम रीजन में ही रहेंगे, बट उसका जो बेस रहेगा, बेसिस जो प्रेजेंट है, बेस पेयर, वो डिफरेंट रहेंगे बहुत ज्यादा। माइनस किसमें रहेगा, कैट बॉक्स जो हमारा यूकैरियोटिक में है, बट यहाँ पर -35 तक जाएगा। आफ्टर दैट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस जो रहते हैं इस नन, यहाँ यानी कि प्रोकैरियोटिक में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होता है, ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक ओनली। ओके, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जैसे मैंने बताया था कि इसमें प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन आफ्टर दैट ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं, बट इन यूकैरियोटिक ऐसा नहीं है, को ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंज प्रेजेंट, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन चेंजेस प्रेजेंट रहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आर रिक्वायर्ड, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्ड रहते हैं, इसमें भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्वायर्ड रहेगा, बट दोनों में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रहेंगे। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ, क्या लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का क्या सिग्निफिकेंस, स्टैंडर्ड a single standard intermediary RNA molecule appropriately referred to as mRNA is derived from DNA by this process, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एक डीएनए सीक्वेंस का जेनेटिक मटेरियल हम लोग किसको ट्रांसक्राइब कर लेते हैं, एक एमआरएनए मैसेंजर में एक तरह का ट्रांसक्राइब करके ले आते हैं, एक तरह का इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। ओके, आरएनए मॉलिक्यूल हमारा एक तरह का इंटरमीडिएट का काम कर रहा है, जो कि लेकर आ रहा है और उसके बाद ट्रांसलेशन को देता है उसका एक जेनेटिक मटेरियल किसका, डीएनए का। ओके, ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए गिव्स राइज टू अ मीनिंगफुल आरएनए प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताया, रेप्लिकेशन में हम लोग दोनों स्ट्रैंड का यूज करते हैं एज अ टेम्पलेट, बट इन ट्रांसक्रिप्शन किसी एक स्ट्रैंड को ही यूज करेंगे, क्योंकि हमको एक आरएनए फॉर्म करना है, नॉट डीएनए। डीएनए होता तो दोनों स्ट्रैंड यूज करते हैं, क्योंकि उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। आरएनए फॉर्म करना तो एक सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म करना है हमको, तो एक सिंगल स्ट्रैंड का ही यूज करेंगे। ओके, तो वही इसमें बोला गया है, 2 स्ट्रैंड में एक डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड हम लोग यूज करते हैं और आरएनए प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए विल गिव राइज टू सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए विच आर रिलीज फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, यानी कोई एक सिंगल, इसमें बताया गया है वन मॉलिक्यूल डीएनए की है तो बहुत सारे सेवरल मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए का दे सकता है, ट्रांसक्राइब करा सकता है, विच आर रिलीज फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, यानी डीएनए टेम्पलेट के से रिलीज आउट होगा वो, क्योंकि उसी से ट्रांसक्राइब करना है टेम्पलेट स्टैंड, तभी उसको बोला गया। नेक्स्ट लास्ट में यहाँ पर है क्या, रेफरेंसेस। आप लोग रेफरेंसेस देख सकते हैं और अपना पढ़ाई के दौरान यूज कर सकते हैं अलग अलग। सो नेक्स्ट, थैंक यू। So thank you for watching this video. I hope you are understand. If you have any query, you can comment on my
comment box. So please like and subscribe and share also.